छोटे से उत्तर दीजिए आप। उदाहरण के तौर पर ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? एकदम रेवड़ी टाइप की है। रेवड़ी है ओपीएस? एकदम है। पक्का सर? पक्का। तो इसका मतलब आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ओपीएस लागू नहीं करेंगे? देखिए, रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे एक बात तो तय मान लीजिए। नहीं, आपके अकॉर्डिंग रेवड़ी है, तभी मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, कोई भी ऐसा चीज जो अतिरिक्त लाभ देता है, चाहे वो जिस भी सरकार के माध्यम से आया हुआ हो, हम उसको रेवड़ी कहते हैं। जो आप बांटते हैं वो रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आता, ओपीएस रेवड़ी की श्रेणी में आता है। एक बार मैं बता रहा हूँ सर, सुन लीजिए। नहीं, जो आप कर्जे उद्योगपतियों के माफ करते हैं वो रेवड़ी में नहीं आता, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर अपनी पुरानी पेंशन मांगे तो वो रेवड़ी में आता है। आपको एक बात आप देखिए, उद्योगपति और कर्मचारी को बार बार आप तुलना करते हैं। उद्योगपति के साथ एक मिनट सर, एक मिनट। सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? एक मिनट सुनिए, सेवा नहीं है, नौकरी की बात कीजिए आप। जो नौकरी करता है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसका सेवा मतलब होता है कि वहां पर कोई अर्थ लाभ ना हो रहा हो। जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। राजनेता भी तो सेवा करते हैं ना, तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? राजनेता आप क्यों लेते हैं पेंशन? आपको एक राजनेता सुनिए, एक राजनेता के करीब जाइएगा। हाँ। तो जब उसके घर पर हजारों लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बावजूद एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनिए, आप जो राजनेता रहेगा ना उसके दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। आप सेवा कर रहे हैं, जनसेवा जनसेवा कहेंगे। देखिए नहीं, और जो अग्निवीर है, आप वो जनसेवा नहीं है? वो तो बॉर्डर पर जाकर लड़ेगा, उसकी पेंशन का फिर क्या? अग्निवीर वो भत्ता है, आप समझिए, अग्निवीर वो भत्ता है जो अनुभव भी देती है, जो राष्ट्रवाद भी देती है। तो सर युवाओं को एक भत्ता हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, फिर वो भी जनसेवा ही है। अग्निवीर से बढ़िया तो कोई योजना हो ही नहीं सकता। जो नेताओं को पेंशन मिले वो रेवड़ी नहीं है। चावला साहब, आप एक नेता के घर पे जाके देखिए, 1000 कप चाय जब पिलाने पड़ते हैं ना चावला साहब, संजय जी, जो लोग जाते हैं आप उनको 1 कप चाय तो पिलाओगे। संजय जी, प्रजातंत्र के अपने शिष्टाचार भी होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ओपीएस रेवड़ी है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस और दुष्यंत चौटाला रेवड़ी क्यों बांटना चाह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस या दुष्यंत चौटाला जी की अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। अच्छा, हम इस बात के सख्त खिलाफी हैं, विरोध करते हैं ओपीएस का, कि हम किसी भी चीज को एक रेवड़ी के तरह दे, तो इसको हम एकदम नाजायज मानते हैं। भले हमारे उनका एक देवेंद्र फडणवीस जी का पर्सनल विचार हो सकता है। संजय जी, जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और देश भी समझे। जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ है हर महीने, और उनमें से 64% योगदान जो गरीब है, 64% जो गरीब है, जीएसटी कलेक्शन जिस पर आप इतराते हैं सब लोग, 64% गरीब योगदान कर रहा है उसमें। जो साधन संपन्न है वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी देता है। 1% लोगों के पास देश की कुल धन संपत्ति 40% है। 10% लोगों के पास कुल कमाई का 57% है। महज 13% 50% लोगों के पास है। यह मेरा आंकड़ा भी नहीं है, गायत्री होश बोलेगा, आप काट भी नहीं पाएंगे, है ना? तो ये एक समानता की बात नहीं आ रही ना फिर संजय जी। जो अमीर है फिर वो तो अमीर होता जा रहा है, फिर कह रहे कि आपकी पुरानी पेंशन योजना जो है वो रेवड़ी है। बात समझिएगा, तो एक तरफ तो पैसे मिल नहीं रहे हैं और एक तरफ जो जिंदगी भर काम किया है उसको हम 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख हम पेंशन के रूप में दे रहे हैं। संजय जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस बीजेपी लागू नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए एकदम। रेवड़ी तो बढ़ ही रही है पूरे देश में, देखिए। अच्छा, तो ओपीएस रेवड़ी है? कौन तमिलनाडु में बढ़ रही है। तो सर ओपीएस फिर आप रेवड़ी क्यों खाते हैं? मतलब सांसद, विधायक और मंत्री। हम तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं सर, हम रेवड़ी कहाँ बांट रहे हैं? हम तो राशन दे रहे हैं। आप ये एक तरफ कह रहे हैं कि ये रेवड़ी है, ओपीएस रेवड़ी है, तो फिर आप ही क्यों खाते हैं? ये तो आपने कहा सर, मैंने पूछा, आपने कहा कि रेवड़ी बांटी जा रही है। आप अपने पूछते हैं और अपने जवाब दे देते हैं, नाम हम लोग और शब्द अपने हम लोगों के मुंह में डालते हैं, वो उचित नहीं है ना। विधायक अपनी तनख्वाह के लिए तो कोई टेंशन नहीं है,
मंत्रियों के पेंशन भत्ते सब कुछ ओके है ना। मुझे एक बात बताइए, जब केंद्र के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, राज्य के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, डॉक्टर्स कह रहे हैं ओपीएस, पुलिस कह रही है ओपीएस, तो आप क्यों कह रहे हैं कि एनपीएस? हम क्यों न कहें, हम सरकार में बैठे हैं, नीति निर्धारण करना हमारा काम है, हमको देखना है कि आप बार बार विधायक की बात कर रहे हैं। हम क्यों ना कहें? आपसे सवाल पूछा है तो सुन लीजिए, हम क्यों ना कहें? तो कांग्रेस के लोगों ने जो ओपीएस की बात की है, वो कांग्रेस के लोग छोड़े ना अपना अपना पेंशन। अश्वनी जी ओपीएस पर रहिए ना, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए कुछ देर तक। मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप आर्थिक बोझ का जिक्र करते हैं, ठीक है, पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या है, लेकिन जब सांसद, जो बात विजय जी कह रहे हैं, भाई सांसद, विधायक और मंत्री, फिर इन्हें पुरानी पेंशन क्यों? हाँ देखिए, नहीं ये चीज मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। हमारे एक जानने वाले एक अधिकारी हुआ करते थे, हाँ, वो 77 में रिटायर हो गए, लेकिन 75 में उन्होंने शादी की। 2004 में उनका देहांत हो गया और शादी किया उन्होंने अपने से आधे से कम उम्र की महिला से। आज उनकी पत्नी जो है 77 से लेकर और आज तक वो पेंशन, मतलब 2004 के बाद वो पेंशन पा रही हैं। चलिए ठीक है, ये तो पेंशन उसी के लिए है। सरकार पर कितना वित्तीय बोझ है, यानी एक व्यक्ति की वजह से आप ये कह रहे हैं कि हमने एनपीएस लागू कर? सर कैसे? एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण दिया मैंने एक उदाहरण दिया। अगर मगर किंतु परंतु 24 के लिहाज से ओपीएस मुद्दा बन गया तो मुद्दा कौन बनाएगा? विजय जी। विजय जी, ठीक है, विजय जी मुद्दा बनाएंगे। हाँ, देखिए ये क्या मस्खरों की तरह हंसने का कोई मतलब नहीं है। विजय जी मुद्दा बनाएंगे, उनका मौलिक अधिकार है, सरकार ले। इनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो मुद्दा बनाएंगे। मेरे हाथ को मारा गया, मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल आवाज उठाऊंगा और सरकार से नहीं मांगूंगा, किससे मांगूंगा? अश्वनी जी, आपसे कौन रुकने के लिए किसी ने नहीं कहा विजय जी की? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, सत्ता से सवाल होगा, सत्ता में आप है, मैं राजस्थान गया, होना चाहिए। राजस्थान गया, मैं सवाल किया कांग्रेस से, मैं हेमंत सोरेन के यहाँ गया, मैं सवाल किया हेमंत सोरेन से, मैं बिहार गया, मैंने सवाल किया नीतीश से। मैं, आप सत्ता में बैठे, आपसे सवाल करेंगे, जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है सर, हम इतना समझते हैं और किसी बहकावे में नहीं आने वाले, पढ़ा लिखा जमात है सर, इस बात को भूलिएगा नहीं मेरी बात को। अगर सरकार ने आज एनपीएस की व्यवस्था की है तो मैं ये कहता हूं कि एनपीएस है, अगर उसमें कुछ सुधार की मांग कोई करता है तो ओपीएस भी सही है, सुधार किया जा सकता है ओपीएस में। एनपी विकल्प दोनों, यानी आप मानते हैं कि एनपीएस में दिक्कत है? हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने कहा विकल्प दिया गया था। अगर नहीं कहा तो फिर विचार किस पर हो रहा है? वो आपने विचार की, मैंने एनपीएस और ओपीएस दोनों के विकल्प की बात की ना, कि विकल्प की बात। अच्छा, बीच के रास्ते की बात की आप। अश्वनी शाहिदी, चलिए आर्थिक बोझ बढ़ रहा है पुरानी पेंशन को लेकर, जो आपने 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए, तब आर्थिक बोझ की चिंता नहीं थी आपको? एकदम चिंता थी और उसकी चिंता है। हाँ, हम उसके बट्टे खाते का मतलब होता है माफ करना नहीं। हाँ, उनकी संपत्तियां बेचकर हम वसूली कर रहे हैं। अच्छा। और वसूली करके सरकार के खाते में जमा कर रहे हैं। तो ये ये आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाता? अरे क्यों, वसूली हो रहा है तो घटा भी रहा है ना। अच्छा, और जो 120 लाख करोड़ का कर्ज हो गया वो जी, 120 लाख करोड़ से कितना पैसा वापस आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो देश आपका सबसे आगे पहुंच गया है वो, हाँ, रोड के तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर सर ओपीएस की फिर मांग कैसे गलत हुई? क्यों नहीं, आप इसकी जब आप इतनी तरक्की कर रहे हैं तो फिर ओपीएस की मांग कैसे गलत हुई? आप देश की इतनी तरक्की करेगा और आप उधर उसकी भी बात करेंगे? कमलदीप जी, क्या भाई, वाह भाई वाह। देश तरक्की कर रहा है, कर्मचारी को छोड़ दिया बाजार के हवाले, धक्के खाए बुढ़ापे में, उसको अच्छा स्वास्थ्य न मिल पाए। एनपीएस की गारंटी क्या है सर अश्विनी जी? गारंटी हमारी आपकी क्या है भाई, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। अभी कई प्रवक्ता जो अभी है तो आप कह रहे चले हो। जाते हैं, उसके बाद लौट के आते नहीं है, तो मैं दूसरे को तो नहीं कह सकता। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, गारंटी राहुल गांधी देते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी कहते हैं ये बटन मैंने दबाया है, अश्वनी जी, मुद्दा ओपीएस है, आप बार बार मुद्दा पैसा है, मुद्दा ओपीएस एनपीएस तो है ही है, लेकिन मुद्दा अच्छा पैसा चलिए, मैं है। अश्वनी जी, ये दवाई आपके लिए अच्छी है, उनके लिए फिर बुरी कैसे हो सकती है? अगर ये दवाई, अगर विधायक, सांसद, मंत्री सबको पेंशन चाहिए, कई राज्यों में 3-3 बार, है ना, तो फिर इनके लिए बुरी कैसे है पेंशन? पुरानी पेंशन आप कह रहे हो नहीं, हम लेंगे, क्यों?
देखिए ये व्यवस्थाएं कई जगह सरकारों ने बंद किया है, अच्छी बात है, इसको नहीं बंद तो कर आप देना कर चाहिए, एक बार सकते हैं का सर, फैसला जब आप होना 370 हटा सकते हैं, ये भी खत्म करिए, सांसद विधायक और चाहिए। नहीं मंत्रियों क्यों, हमने किया है, हमने तो ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि जो कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। नमस्कार साथियों, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कर्मचारी राजनीतिक चक्कर में फंसकर रह गए हैं या फिर कर्मचारी संगठनों के चक्कर में फंसकर रह गए। इसका जरूर आप टिप्पणी कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए अहम है, जिसमें हम बताएंगे कि ओल्ड पेंशन बहाल का मुद्दा संगठनों के बीच या फिर राजनीति के बीच में फंसकर क्यों रह गया। दोस्तों, आज की मैं बात करूं तो आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिनों के बाद में चालू होने वाला है। तो दोस्तों, संगठनों के द्वारा 1 मई 2024 को हड़ताल करने का बहुत बड़ा फैसला लिया था और उसका नोटिस 19 मार्च 2024 को देना था। क्या आचार संहिता के अंदर ऐसा हो सकता है? आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या आचार संहिता के अंदर 1 मई 2024 को जो संगठनों के द्वारा जो फैसला लिया गया था, क्या वो फैसला बिल्कुल सही था? क्या हड़ताल 1 मई को हो सकती थी? आचार संहिता के अंदर चक्का जाम हो सकता है रेलवे का? तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि 19 मार्च को ही 1 मई 2024 को हड़ताल का नोटिस क्यों देना था, जबकि आचार संहिता तो पहले ही लग चुकी थी लोकसभा चुनाव की। दूसरी बात करूं तो क्या राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों के बीच में कर्मचारी की ओल्ड पेंशन फंसकर रह गई? यही हमारा बहुत ही बड़ा सवाल है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि किसके चक्कर में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल फंसकर रह गई, संगठनों के चक्रों में या राजनीतिक दलों के चक्रों में। तो मैं बात यही करना चाहता हूं कि कर्मचारी कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितने भी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल कर्मचारियों को धोखा दे दे। कर्मचारी विश्वास करता है, कर्मचारी एक विश्वास है, और संगठन कितना भी कर्मचारियों को गुमराह कर ले, परंतु संगठन के बीच में भी कर्मचारी विश्वास करता है। तो आपका विश्वास क्या है? तो कर्मचारियों को यही कहना चाहता हूं कि हार हम सब कर्मचारियों को नहीं मानना है, और यही बहुत बड़ी हमारी जीत है कि बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी हो चुकी है, और लोकसभा में ओल्ड पेंशन को आपका वोट जाता है या नहीं जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए आपका परिवार का वोट ओल्ड पेंशन को जाता है या नहीं जाता है, ये सभी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। अगर 1 करोड़ कर्मचारी है तो एक परिवार में 4 सदस्य जोड़ा जाए तो 4 करोड़ फैमिली ऐसी है जो कर्मचारियों की फैमिली है, और सीधा 60 कर्मचारी अपना वोट से विरोध प्रकट कर सकते हैं कि हम ओल्ड पेंशन के लिए ही वोट करेंगे, जो हमको ओल्ड पेंशन बहाल करेगा करके देगा उसको ही हमारा कर्मचारियों का वोट जाएगा। दोस्तों, ये तो रही बात कर्मचारियों की, परंतु राजनीतिक दलों के बीच में कर्मचारी कैसे फंस कर रह गए हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। एक राजनीति कहते हैं हम चालू करेंगे, दूसरा कि भाई ओल्ड पेंशन बहाल करने से पूरा देश कंगाल हो जाएगा, पूरा देश आर्थिक स्थिति में कमजोर हो जाएगा। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, हम ओल्ड पेंशन चालू करेंगे। हम इधर के रहे ना इधर के रहे, कौन चालू करेगा हमारी ओल्ड पेंशन बहाल? बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का हक। और आप जानते हो कि बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होने वाली है। आपके बुढ़ापे में ना आपका पुत्र ना पुत्री काम आएगा, आपको बुढ़ापे में काम आएगा तो आपकी पुरानी पेंशन। सच्चा दोस्त, सच्चा सब कुछ है तो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो आपको सोचना होगा कि हम किसके बीच, किसके चक्करों में फंसकर रह गए हैं। दूसरी बात करूं कि संगठनों, रेलवे के संगठनों के साथ 40 संगठनों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि हम 19 मार्च 2024 को हम नोटिस देंगे 1 मई 2024 को रेलवे का चक्का जाम, रेलवे का हड़ताल का। और यह भी कहा गया था संगठनों के कुछ अधिकारियों के द्वारा कि हम 1974 से भी बड़ी हड़ताल करके हम दिखाएंगे।
1974 तो छोड़िए, आप केवल भूख हड़ताल ही कर सकते हैं 2 दिन 3 दिन ही, परंतु आप वो नहीं कर सकते जो कर्मचारियों का हक दिला सके। कर्मचारियों का हक ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। कर्मचारी आपके साथ है। कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए वोट पड़े गए थे, तो वोटों में 96% कर्मचारी सहमति जताई थी कि हम ओल्ड पेंशन बहाल के साथ हैं, और जो कर्मचारी संगठन लड़ेगा हम उसके साथ हैं। तो कर्मचारी किस चक्कर में फंस कर रह गए हैं कि कर्मचारी अभी वहां का वहीं है। परंतु आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो आप सोच सकते हो कि आपका वोट की कीमत क्या होगी और आपकी ओल्ड पेंशन बहाल कौन करेगा। तो ये जरूर आप कर्मचारियों को भी बताइए, और यही है कि आने वाले समय में कर्मचारी हार नहीं मानेंगे, जबकि कर्मचारी 100% जीत कर रहेंगे, चाहे थोड़ा समय लग जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत। टोपी लगा के बैज लगा के बच्चा जाता है और फिर ताबूत में आता है घर, ताबूत में। क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो आप। खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता हैं। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को, यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो? कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार MLA रहे घर में, बोले बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए? देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते, और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, उसकी बूढ़ी मां से जाके पूछिए, वो बताएगी OPS और NPS क्या है। यहां ज्ञान दे रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया, फलाने सेक्रेटरी ने। क्या है चीफ सेक्रेटरी? अपनी अपनी राजनीति कर रहे हो। जहां बैठोगे वहीं गुलगुले खाओगे, मलाई चापोगे। अरे लद्दाख में, लेह में जाके एक बार देखो ना, समझ आ जाएगी। ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई उनकी भी है। बिना छुट्टी, होली दिवाली 20-20 घंटे नौकरी करने वाले सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के। बहुत कम लोगों में साहस होता है कि पुलिस के समर्थन में बोल पाए। मेरे अंदर है साहस। आप लोगों की जान की हिफाजत भी वही करते हैं। बाप की आंख का इलाज नहीं करा सकते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। महिला पुलिस है लेकिन थाने में महिला शौचालय नहीं है। सड़क पर खड़ा है लेकिन शौचालय नहीं है।
किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है। इधर गुंडा भी मार रहा उसको, नेता भी मार रहा, और हम तो अपनी भी जोड़ते, पत्रकार भी मार रहा।